हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास। टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, जिसमें देखेंगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सम्राट अशोक के शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था, और इनकी टोटल संख्या 18 थी इन तीर्थों की। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख लुम्बिनी स्तंभ लेख। इसी अभिलेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी फेंतलर ने की थी। अशोक के शिलालेख 2 रूप में मिलते हैं: दीर्घ शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख इन्हें चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। अशोक के दीर्घ शिलालेख है शाहबाज गढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान में। दूसरा है हजारा, पाकिस्तान में। मानसेहरा दीर्घ शिलालेख कहाँ है? हजारा, पाकिस्तान में। कालसी दीर्घ शिलालेख देहरादून में स्थित है। चौथा शिलालेख है गिरनार, जो काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित है। 5वां है धौली, जो पूरी उड़ीसा में स्थित है। 6ठा है जोगढ़, कंजाम में स्थित है। 7वां है एरगुड़ी, कर्नूल, आंध्र प्रदेश में स्थित है। 8वां है सोपारा, थाना जिला, महाराष्ट्र में स्थित है। अशोक के 14 शिलालेख। रूपनाथ जबलपुर में स्थित है। गुर्जरा दतिया में स्थित है। सासाराम रोहतास बिहार में स्थित है। भाबरूगढ़ बेराड़ जयपुर में स्थित है। मास्की रायचूर कर्नाटक में स्थित है। ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग कर्नाटक में स्थित है। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित है। जटिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी में स्थित है कर्नाटक में। एरगुड़ी कर्नल आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोवीमठ कोपबल मैसूर कर्नाटक में स्थित है। पालकी गुंडू मैसूर में स्थित है। राजूल मंडगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। अहरोरा मिर्जापुर यूपी में स्थित है। नेतुर मैसूर कर्नाटक में स्थित है। साशे माधव शहडोल में स्थित है। पनगुड़रिया सीहोर में स्थित है। उडेन गोलन बेलारी कर्नाटक में स्थित है। ये जो 14 अशोक के शिलालेख है, ये लघु शिलालेख है। प्रमुख शिलालेख है लघु शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु है। पहले शिलालेख में है पशु बलि की निंदा की गई है, और उसमें एक और बात कही गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। ये पहले शिलालेख में वर्णित है। दूसरा शिलालेख है पशु चिकित्सा की बातें उसमें लिखी गई हैं, मानव चिकित्सा की भी लिखी गई हैं, और उत्कीर्ण है उसमें लोक कल्याणकारी कार्य। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र व केरलपुत्र चेर की चर्चा उसमें की गई है दूसरे शिलालेख में। तीसरे शिलालेख में बताया गया है राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष दौरा करने का आदेश। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, वो राजकीय अधिकारी के नाम है। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। क्या बात बताई गई तीसरे शिलालेख में? कि राजकीय अधिकारियों को 5वें वर्ष के दौरान दौरा करने के आदेश। चौथे शिलालेख में धम्म का उद्घोष बताया गया है। धम्म का उद्घोष चौथे शिलालेख में। 5वें शिलालेख में है धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी और मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी, मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से शिलालेख में बताया गया है? 5वें शिलालेख में। छठे शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, ये बात इसमें बताई गई है। 7वां शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। 8वें शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। बोध गया के भ्रमण का उल्लेख किया गया है। बोध गया के भ्रमण का उल्लेख और सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख कौन से शिलालेख में किया गया है? 8वें। 9वें शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की गई है। सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें अभिलेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजाहित में सोचेंगे। इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। कौन से अभिलेख में? 10वें अभिलेख में, 10वें शिलालेख में। 11वां शिलालेख है नीति धम्म की व्याख्या की गई है 11वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव
और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। कौन से शिलालेख में स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है? 12वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, अपराध करने वाली आठविक जातियों का वर्णन भी है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के प्रमुख 7 स्तंभ लेख हैं। स्तंभ लेख के नाम और प्राप्त स्थान। प्रयाग स्तंभ लेख है तो इसका स्थान है पहले कौशाम्बी में था। अकबर ने इसे इलाहाबाद के लिए वहाँ स्थापित किया था, इलाहाबाद में स्थापित करवाया। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है प्रयाग स्तंभ लेख को। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे टोपरा से दिल्ली लाया गया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख यह पहले मेरठ में स्थित था और यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को किसके द्वारा लाया गया था? फिरोज शाह द्वारा। दोनों को दिल्ली लाया गया था। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। लोरिया अरेराज स्तंभ लेख चंपारण में स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण में स्थित है। शाहबाज गढ़ी और मानसेरा ये पाकिस्तान में स्थित है और खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है शाहबाज गढ़ी अभिलेख। यहाँ जो अभिलेख स्थित है शाहबाज गढ़ी में वो खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। सम्राट अशोक के लघु स्तंभ लेख और कहाँ स्थित है वो स्थान? सांची स्तंभ लेख रायसेन एमपी में स्थित है। सारनाथ स्तंभ लेख वाराणसी यूपी में स्थित है। कौशाम्बी यूपी में स्थित है। रुमिनदेई स्तंभ लेख नेपाल की तराई में स्थित है। निगलीवा ये अभिलेख निगाली सागर नेपाल की तराई में स्थित है। सम्राट अशोक ने बिहार के गया जिले स्थित वहां बराबर की पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़ गुफा और विश्व झोंपड़ी। इन्हें आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दिए जाने का विवरण मिलता है इन तीनों गुफाओं को। अशोककालीन प्रांत है उत्तरापद जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत जिसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापद जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राची जिसका नाम मध्य देश भी था। यह पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी जो उसकी पहली धम्म यात्रा थी। कौन से वर्ष में? अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में। कहाँ की यात्रा की थी? बोध गया की, जो उसकी कौन सी यात्रा थी? पहली धम्म यात्रा थी। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में नेपाल के तराई में स्थित निगाली सागर में जाकर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को दोगुना करवाया था। अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में भगवान बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी ग्राम जाकर शिलालेख स्तंभ स्थापित करवाया था और पूजा की थी। यहाँ का कर घटाकर 1/8 कर दिया गया था। अशोक के 3रे और 7वें स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने युक्त रज्जुक और प्रादेशिक नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धम्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया था। यह अधिकारीगण प्रत्येक 5 वर्ष अपने क्षेत्र में दौरा करते थे तथा सामान्य प्रशासकीय कार्यों के साथ जनता में धम्म का प्रचार करते थे। सम्राट अशोक ने अपने धौली शिलालेख में कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है, उसके सुख दुख की चिंता तथा निवारण करना उसका दायित्व है। इसके लिए धम्म प्रचार के अलावा गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी सिफारिश किया करते थे। अशोक के राज्य में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए रज्जुक नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। क्या कहा है? सेंड्रोकोटस, जिसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जस्टिन ने तो क्या लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस, और विलियम जोन्स ने उसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। एंड्रोकोटस किसने कहा है? एरियन और प्लूटार्क ने। किसको कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडम गोलम के अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है, जबकि अन्य इसके सभी अभिलेख है उसमें केवल देवानाम प्रियदर्शी लिखा हुआ मिलता है।